डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के बोर्ड के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल के बोर्ड का कोर्स आपके साथ। और एक एडिशनल चीज हम लेकर आए हैं, वो है नीट के पीवाईक्यूज। कुछ स्पेशल सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं हर चैप्टर से और कुछ सेशंस हम इनमें करेंगे। मतलब जैसे मोशन इन मंडी के 2 सेशंस करेंगे, 2-3 सेशंस करेंगे, मोशन ऑफ प्लेन के, न्यूटन्स लॉज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, डिफरेंट चैप्टर्स के कई लेक्चर्स करेंगे, जिनमें हर चैप्टर में, हर लेक्चर में लगभग एक लेक्चर में 10-10, 15-15 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अगर 2-2 लेक्चर भी मान ले तो हर चैप्टर के पीवाईक्यूज में अराउंड 25-30 प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। ये चीजें आपको समझ में आएगी कि पुराने ईयर्स के क्वेश्चन या फिर रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जिनको कलेक्टिवली देखने पर पूरे चैप्टर का एक बढ़िया रिव्यू भी मिलता है, रिवीजन भी होता है और एक बूस्ट भी मिलता है अपने कॉन्फिडेंस को कि ये प्रॉब्लम्स आसान हैं। और इन आसान प्रॉब्लम्स को अगर हम सेलेक्ट करें पहले, तो हम एक सेफ जोन में जरूर आ जाएंगे, और इसके बाद अगर अपनी मेहनत को और बढ़ाते जाएं तो हम अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। फिलहाल आज का टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, और इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, a particle is moving with velocity v is acted upon by forces shown by the vectors pqr. The velocity of the particle will, 4 options है, change according to the smallest force qr, increase, decrease, remains constant। बहुत ध्यान से देखना, ये जो 3 वेक्टर्स बने हैं, these are simply forces, है ना, ये forces दिखाई गई है। तो एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। आप इनके कॉम्बिनेशन को देखिए, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, इसे देखिए, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, इसे देखिए, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। ये जो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ये ट्रायंगल लॉ में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है बेटा? ट्रायंगल लॉ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टेल टू टेल कॉम्बिनेशन पैरेललोग्राम में यूज होता है और हेड टू टेल कॉम्बिनेशन ट्रायंगल लॉ में इस्तेमाल होता है। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया, अब पॉलीगॉन में ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो क्लोज्ड पॉलीगॉन का मतलब होता है नेट यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0। समझे? अब क्योंकि ये जो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां भी ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहे हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये फोर्सेस हैं, तो नेट ऑफ द फोर्स इज नथिंग बट 0। नल वेक्टर आ रहा है क्योंकि फोर्स 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक्सेलरेशन 0 आएगा, उसका मतलब होगा कि dv बराबर 0 है। dv बराबर 0 होने का मतलब है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ना मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना डायरेक्शन बदलेगी। तो ये बेसिक्स आइडिया अगर आपके पास है, देन द d रिमेन्स कांस्टेंट। धमाकेदार d करेक्ट ऑप्शन। आसान सवाल 2019 का है, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचिए कि अभी के जो ईयर्स हैं इनमें डिफिकल्ट आता है, ऐसा नहीं है। नीट का जो लेवल है डिफिकल्टी का, प्रॉब्लम डिफिकल्टी का, वो ज्यादा नहीं है। जो डिफिकल्टी है वो सिलेक्शन में है, टाइम में है। हम कम समय में जल्दी से सवाल लगा लें और एक्यूरेसी ज्यादा रखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सवाल आसान ही आएंगे, तो कॉन्सेप्ट को बहुत ठीक तरह से पढ़ना है, साफ सुथरी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करना है, जिससे एक बार में हम पहुंच पाए। अब देखते ही नेट फोर्स 0 दिखाई देती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आता है, मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए टाइम तो लेना ही था। जैसे प्रॉब्लम भी अच्छा है, 19 का ही क्वेश्चन है। An object flying in air, velocity this much, suddenly breaks into 2 pieces whose masses are in ratio 1:5। यानी कोई एक बड़ा पार्टिकल था, वो टूट गया एक छोटे पार्टिकल में, और उनके मासेस 1:5 है, यानी अगर एक m है तो दूसरा 5m है। तो कॉमन सेंस से जब ये टोटल रहा होगा तो ये 6m रहा होगा। ठीक, जो पूरा पार्टिकल था उसकी जो वेलोसिटी थी
वो 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये इनकी वेलोसिटी है। दूसरा वाला पार्टिकल स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी, यानी इन भाई साहब की जो वेलोसिटी है दैट इज 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, और इस छोटे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी बड़े वाले की वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है। कोई चीज सडनली ब्रेक्स अप, हमने उसे तोड़ा नहीं है ना, अपने आप टूटा है, और कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने आप टूटने पर, ध्यान से पढ़ना बेटा इसे, अपने आप टूट गया। अपने आप टूटने पर नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होती है, एफ नेट ऑन द बॉडी जीरो, सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स का मतलब होता है dp बाय dt, ये जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट। तो तुरंत इस बात को पकड़ो कि अगर कभी बॉम्ब फूटे, कोई पार्टिकल अपने आप टूटे, तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि m या फिर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर ब्रेकिंग एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर ब्रेकिंग आर सेम। तो शुरुआत में मास हमारा 6m था और वेलोसिटी हमारी 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप है, और ब्रेकिंग के बाद वो सिस्टम दो पार्ट्स में टूट गया, जिसमें छोटे वाले का मास m है, उसकी वेलोसिटी 100 आई कैप है प्लस 35 जे कैप है प्लस 8 के कैप है, और इसके बाद 5m इंटू वेलोसिटी वेक्टर इस तरह लिख लेना चाहिए। वो 5m की कितनी वेलोसिटी है पता नहीं, हमने ये लिख लिया था, दोनों का मोमेंटम शुरुआत के बराबर। इसमें से m और m आप कॉमन लेके काट दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, तो ये जो चीज है ये बन जाएगी 120 आई कैप 150 जे कैप 72 के कैप। जो सामने बन रहा है दैट इज 100 आई कैप 35 जे कैप 8 के कैप, ये कुछ लिखा हुआ है, प्लस 5v वेक्टर, इसे उधर ले जाइए। तो 5v वेक्टर क्या बनेगा, 120 माइनस 100 आई कैप, भाई आई से आई का रिलेशन है, प्लस 150 माइनस 35 जे कैप, माइनस कॉमन ले लें तो आई वो 72 प्लस का होगा ये माइनस लेने पर, और 8 भी वहां जाकर प्लस है तो माइनस होने वाला था, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इस वजह से ये ऐसा रहेगा, प्लस हो जाएगा 8 की कैप। तो यहाँ बच रहा है बच्चा 20 आई कैप, यहाँ देखो 35 जाएगा तो कितना बचेगा 115 जे कैप, यहाँ देखोगे तो माइनस मेरे हिसाब से बन गया 80 के कैप। 5 से डिवाइड लगा लो तो v वेक्टर की वैल्यू बन गई 4 आई कैप, अब इसको डिवाइड लगाओगे तो बनेगा 23 जे कैप, ठीक, माइनस 16 के कैप। आपको समझ में आ रहा है, आम सा ए करेक्ट। बेसिक सवाल है मोमेंटम कंजर्वेशन का, बहुत स्लो स्पीड में भी करेंगे तो भी 1-2 मिनट में हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस इतना है कि आपको ये याद रखना था कि जब कभी भी कोई सिस्टम अपने आप टूट जाएगा तो वो सवाल जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से फ्रेगमेंट्स का मोमेंटम बदल सकता है, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखिए 2016 डिफिकल्ट पेपर काउंट होता है। एक रिजिड बॉल है, मतलब शेप चेंज नहीं होना है, m मास की है, किसी वॉल पर टकराती है 60 डिग्री के एंगल पर। डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अगर फिर भी वो एंगल बोले और डायग्राम ना दिया हो तो आपको इस नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंस का एंगल लिखना होता है 60 पे। और वो कह रहा है कि रिफ्लेक्ट भी होता है विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और किसी भी तरह से वॉल ने मूव नहीं किया है। अच्छा सा इलास्टिक कोलिजन का केस है। अच्छा, impulse imparted by the wall on the wall, तो तुरंत impulse को याद करो। अगर impulse की डेफिनेशन याद है, impulse की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है
जे वेक्टर इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर। साहब मोमेंटम में कितना चेंज आया है अगर ये बात मालूम चल जाए तो बात बन जाए। मोमेंटम में चेंज देखिए आप, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। पहले तो ये वॉल है हमारी, अब इस वॉल में पीछे हम शेड लगा देते हैं जिससे रिजिड टाइप समझ में आए, मूव नहीं करेगी। एंड वी हैव गॉट सम इंसिडेंस, सम रिफ्लेक्शन एंड अ नॉर्मल हियर in which we have 60 degrees of angle, again 60 degrees of angle। जब हमारी बॉल यहाँ पर थी तो पार्टिकल का मास m था, इसकी वेलोसिटी v थी और डायरेक्शन ये थी। तो मैं यहाँ पर तुम्हें दो डायरेक्शंस देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मेरी समझ में अगर ये 60 है तो अल्टरनेट के हिसाब से ये भी 60 होगा। मेक टू कंपोनेंट्स, बड़ी आसानी से बनाइए इसे, एक इधर और एक इधर। तो यहां पर तो आएगा एम वी कॉस 60 और यहां पर आएगा एम वी साइन 60। इम्पैक्ट के दौरान जो नॉर्मल फोर्स आने वाली है वो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर के साथ आने वाली है, यानी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये नॉर्मल फोर्स वैसे परपेंडिकुलर होगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज आएगा। यानी दिस एम वी साइन थीटा, इसके अंदर मोमेंटम का कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझे बात? तो जाते वक्त भी जरा मोमेंटम के बारे में बातें कर लो। दिस बीइंग द पार्टिकल, अब इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट नीचे। इफ वी गेट दिस 60 तो ये रहा 60 और यहां लिखा जाएगा एम वी कॉस 60 और नीचे लिखा जाएगा एम वी साइन 60। पर आपको पता है इस एम वी साइन 60 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्शन भी अलोंग द वॉल है और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वॉल आ रही है। तो शुरुआत में आप देखें मोमेंटम राइट साइड में है और कोलिजन के बाद मोमेंटम लेफ्ट साइड में है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो है p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो अगर मैं इसी डायरेक्शन को, लेफ्ट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो राइट की जो डायरेक्शन है नेगेटिव होगी। फाइनल मोमेंटम लिखा जाएगा mv cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस ये mv और cos 60 की वैल्यू अगेन 1/2 होगी, लेकिन ये वाला मोमेंटम क्योंकि हमने नेगेटिव डायरेक्शन में माना है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो mv/2 माइनस माइनस प्लस अगेन mv/2 जिससे वो mv में कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल गेट mv एज द मोमेंटम चेंज एंड इम्पल्स। तो ये इम्पल्स बिल्कुल आसान है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इलास्टिक कोलिजन वॉल के साथ हो रहा है तो आप मोमेंटम के दो टुकड़े करिए, कंपोनेंट बनाइए। जो वॉल के अलोंग है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो परपेंडिकुलर टू वॉल है इसमें ही चेंज आने वाला है। माइनस साइन का बड़ा गौर से ध्यान देना है क्योंकि अगर ये माइनस नहीं लगाओगे तो जीरो कर दोगे, माइनस लगाओगे तो ऐड करके डबल कर दोगे, तो माइनस लगा के बाद बनेगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा अगला क्या कह रहा है। कोई क्रिकेटर है जिसने एक बॉल को कैच किया, 150 ग्राम्स की है, और कैच करने में जो इम्पैक्ट है हाथों में लग रही है बॉल, वो लगने का समय 0.1 सेकेंड है और बॉल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी। तो कितना फोर्स लगा ध्यान दो। बॉल शुरुआत में जो आ रही थी वो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी। तुमने कैच कर लिया, बॉल को रोक लिया, बॉल रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 0 मीटर्स पर सेकेंड। इफ आई से कि वेलोसिटी का चेंज कितना है तो तुम कहोगे v माइनस u, दैट इज नथिंग बट 20 मीटर्स पर सेकेंड। सर आप माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? ऑप्शन में माइनस नहीं दिया, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो हम कहेंगे m टाइम्स डेल्टा v, क्योंकि बॉल के मास में चेंज नहीं आ रहा। तो मास 150 ग्राम से आप उसे बदल लीजिए बेटा, 1000 से डिवाइड लगा लीजिए तो ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेलोसिटी का चेंज 20 मीटर्स पर सेकेंड है और यहाँ से इसको काटेंगे 5 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो डेल्टा p की वैल्यू जो आ रही है वो 3
किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड आ रही है, ये डेल्टा पी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। 3 के अमाउंट का मोमेंटम में चेंज आया एसआई यूनिट्स में, और जो टाइम लगा इस मोमेंटम के चेंज आने में वो 0.1 सेकंड्स का लगा। इफ यू सॉल्व इट अप तो ये 30 न्यूटन निकल कर आएगा एसआई में। यू विल गेट 30 न्यूटन एज आंसर। 2001 का आसान सवाल है, और ये भी सवाल जो है वो मोमेंटम से फोर्स निकालने का है। यहीं से सवाल इम्पल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ फोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। फोर्स इंपल्सिव फोर्स है तो यहां से एक्सेलरेशन का सवाल नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स है, कम समय में चेंज आया है, तो लगातार फोर्स भी इस समय में बदल रही होती है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम इज एट रेस्ट, ठीक है। Now a force of this much is applied on the object, then velocity of the object at 3 seconds is, बड़ा आसान। 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है। शुरुआत पे पार्टिकल रेस्ट पे था, यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखेंगे दैट वुड बी 0। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है ये सवाल में पूछा गया है, और समय दिया गया है 3 सेकंड्स का। मास जो दिया गया है वो 3 किलोग्राम्स का दिया गया है, और फोर्स जो दी गई है दैट इज 6t² I कैप प्लस 4t J कैप। यार जरा फोर्स के फंक्शन को चेक करो, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तुम तुरंत इस बात को कहोगे कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है। सर वेरिएबल कैसे दिख रही है? सर टाइम का फंक्शन है इसलिए वेरिएबल दिख रही है। हाँ, तो अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, और एक्सेलरेशन से जो वेलोसिटी आएगी वो किसी इक्वेशन से नहीं आएगी। तीन इक्वेशंस जो पढ़ते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और अपार्ट फ्रॉम द इक्वेशंस अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना दिया हो तो हमें चाहिए कि हम इंटीग्रेशन को फॉलो करें। तो चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। हम एरो लगा लें क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। एंड द एक्सेलरेशन वुड बी 1/3 एंड फोर्स इज 6t² I कैप प्लस 4t J कैप। अब क्या करें? वेलोसिटी मांग रहा है, तो एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका होता है dv/dt, that is 1/3 again 6t² I कैप प्लस 4t J कैप। ये dt को ऊपर भेज दो, dv वेक्टर इक्वल टू 1/3 6t² dt I कैप प्लस 4t dt J कैप। dt को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें? बड़ा सिंपल सा तरीका है, जस्ट इंटीग्रेट देम। कांस्टेंट्स को बाहर रख लीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। जीरो वेलोसिटी थी 0 समय पर, v वेलोसिटी हो गई 3 सेकंड्स पर, ये लिमिट लगा दी हमने। देखिए बच्चा, तो हमने तो v - 0 देख लिया लेफ्ट में, which is nothing but v, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v बनेगा। लिमिट लगाओगे 0 से v - 0, अगेन वो v कन्वर्ट हो जाएगा। 1/3 रहने दो, 6 जाने दो, t का स्क्वायर ये बनेगा बेटा t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, एंड यू विल गेट लिमिट एज 0 to 3 I कैप प्लस 4 बाहर आने दो, और t की पावर 1 है तो ये बन जाएगा बेटा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट फिर से 0 से 3 तक, और ऐसे रहने दो। देखो 3 से कट करोगे तो ये 2 बचेगा, 2 से कट करोगे फिर से ये 2 बचेगा। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट 1/3 2 ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पे 3 का क्यूब यानी 27 - 0 I कैप प्लस 2 बाहर, t² लिखा है यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 0, और ये है J कैप। फिर से उसको 1/3 रहने दीजिए, और यहाँ लिखिए 2 × 27 I कैप प्लस 2 × 9 J कैप। 3 से डिवाइड करके काट लीजिए, तो ये 3 9s are 3 3s are ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 I कैप आ रहा है, एंड 2 3s are 6 J कैप आ रहा है, एंड ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। कितना आसान सवाल है। मैंने बहुत स्लोली लगाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लेगा, मगर थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन में अगर स्पीड पकड़ें, और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल फंडामेंटल इंटीग्रेशन है, इसमें टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 20 सेकंड का काम है ये सारा।
तो तेजी से करना हो तो 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको बस जो पहचानना है वो ये कि अगर फोर्स टाइम का फंक्शन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी डायनेमिक्स का फंक्शन देके काइनेमेटिक्स पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन वो की है जहां से दोनों जुड़े होते हैं, या तो टाइम से जुड़े हैं और या तो एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन इज द मेन ब्रिज। तो आप एक्सेलरेशन निकालिए फोर्स अपॉन मास से, और उसके बाद फिर वो काइनेमेटिक्स के फंडे जो है इंटीग्रेशन वाले लगाइए। एक और बात देखनी है कि अगर एक्सेलरेशन का फंक्शन कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो जस्ट सिंपली यूज इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगला देखिए, a body under the action of force this much acquires an acceleration of 1 meter per second squared. The mass of this body must be. सबसे पहली बात कि फोर्स पर गौर करें, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो फोर्स को जरा कॉपी करें। फोर्स वेक्टर इज रिटन एज 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। ये आपकी फोर्स है। क्या ये फोर्स वेरिएबल है? तो जवाब है ना, शुद्ध रूप से ना, किसी कीमत पे। ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। सारे नंबर्स कांस्टेंट है, ना आई कैप वाला कंपोनेंट डिपेंड करा, ना जे वाला, ना कुछ बकवास। तो जरा फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये है 36, ये है 64, 10 का स्क्वायर 100 है। सर ये तो 100 है, पर 100 कितना हो गया बेटा? 200। पर 200 को कैसे लिखोगे? लिखोगे 2 into 100। तो लॉजिकली दिस बिकम्स 10 रूट 2। ये बेटा फोर्स है। And what is the acceleration of the body? Acceleration acquired by the body is 1 meter per second square. The mass of the body then becomes F by A, that is again 10 root 2 kilograms. 10 root 2 kilograms. अपना C option. क्वेश्चन बड़ा साधारण, आसान है, अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है। फोर्स है और टाइम है, उनका एक ग्राफ दे दिया है और कह रहा है चेंज इन मोमेंटम पता करो। कितने टाइम में? 0 से 8 सेकंड में। ग्राफ देखो कहां से कहां तक बना है, 0 से शुरू हो रहा है 8 तक जा रहा है, मतलब जो कुछ भी दिया है इसमें मोमेंटम का चेंज पता करो। तो सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो। तुम लिखोगे dp बाय dt। dp को क्या लिख सकते हो? f dt। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ये बन गया dp, और यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन रहने दो। सर अगर इसको लिखा जाता y dx का इंटीग्रेशन, तो ये बनता बेटा आपके लिए एरिया अंडर yx ग्राफ। तो उसी तरह से y की जगह f और x की जगह t आ गया है, तो ये चीज बन गई है एरिया अंडर ft ग्राफ। इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना है, ft ग्राफ का एरिया। तो क्या समझोगे इससे? ध्यान से देखो, ये ग्राफ के अंदर का एरिया है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, लुक एट दिस, ये सुंदर सा एरिया अपना। उसी प्रकार से ये एरिया अपना है, उसी प्रकार से ये एरिया अपना है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि जो एरिया ऊपर लिखे हैं वो पॉजिटिव है और जो एरियाज नीचे लिखे हैं वो नेगेटिव है। भाड़ में जाए सब, बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना। ये ट्रायंगल है, इसे एरिया 1 कहते हैं, इसे एरिया 2 कहते हैं, इसे एरिया 3 कहते हैं। 1 को देखो, हाफ बेस 2 है और हाइट 6 है, ठीक। सेकंड का एरिया देखो, हाइट है 3 और ये है 2, लिखेंगे 2 into 3, बट बच्चा ये नेगेटिव है क्योंकि नीचे है, प्लस ये ऊपर है 4 से 8, यानी कि लंबाई हो गई 4, ऊंचाई है इसकी 3, तो ये हो गया 3। मेरे हिसाब से घटा आंसर आया 6, माइनस 2 और 3 6 प्लस 12, आंसर 12। कॉन्सेप्ट ये ग्राफ वाला बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल 11th क्लास बोर्ड्स में भी पढ़ाते हैं यार, नीट का तो सिलेबस उससे तो अच्छा ही होता है। तो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और ज्यादा पुराने नहीं है ये, है ना। और पुराने में तो क्या करना है, कभी तो आए थे, और लेवल में कोई खास चेंज कभी मत समझना। ये मत समझना कि आज डिफिकल्ट हो गया है, डिफिकल्टी कंपटीशन की है, ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, सीट्स कम हैं, तो तुम्हें सबको बीट करके आगे जाना है। पेपर एज टेकन फॉर डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है,
और कोई भी एग्जाम नहीं होता है, आपको अच्छे से कंटेंट आता है, यू कैन डू इट वेरी करेक्टली। बस इतना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको बार बार पॉलिश करना है। डू नॉट थिंक कि एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम में रैंक लाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं, इसलिए तैयारी सबको करनी चाहिए। आप सब बच्चे तैयारी ज़रूर करें। वो जो प्रिपरेशन के दौरान जो मेहनत है और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, सिलेबस मैनेजमेंट है, वो लाइफ के हर दौर में वो आदतें काम आती हैं। वो दिमाग ट्रेन हो जाता है, आपको पता नहीं होता, पर वो ट्रेनिंग जो है वो आपको इंसान बनाने की होती है। मेडिकल निकले ना निकले पता नहीं, पर नहीं भी निकलेगा और इस तैयारी से गुजरेंगे तो मैनेज करने की आदत, संघर्ष करने की आदत जो है, स्ट्रगल करने की आदत, ये आपकी लाइफ लॉन्ग पड़ी रहेगी। आप किसी सिचुएशन में पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़कर लीडर बन के सामने आएंगे और लाइफ स्किल्स आप डेवलप करेंगे। और किसी भी तरह की प्रिपरेशन में ऐसा होता है, नॉट ओनली इन मेडिकल और जेई, आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमलेस पढ़ाई है उसका बहुत बेनिफिट नहीं होता। जस्ट मेक अ एम, उसके पीछे पड़ जाइए और वहीं पर आपको मजा आएगा, अपना एवोल्यूशन होता दिखाई देगा। खैर देखो सवाल क्या कह रहा है। upper half of the inclined plane of an inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from the rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half is given by। इसका आंसर निकालना है, मैंने ऑप्शन निकाले इसके। Just take it as theta। ये लंबाई हम मान लेते हैं बच्चा x, कोई बुराई है x मानने में? नहीं सर। ये बीच का हिस्सा ले लेते हैं, बीच के हिस्से में ये दूरी कितनी है? x/2, और ये दूरी कितनी है? x/2। कह रहा है अपर हाफ में कोई फ्रिक्शन नहीं है और लोअर हाफ में फ्रिक्शन है, म्यू बराबर म्यू। यहां से कोई बॉडी u = 0 पर ड्रॉप करी जाती है, जब वो यहां पहुंचती है तो अपने आप रुक जाती है। म्यू के बारे में बताना है, ठीक है, कोई बुराई नहीं। इसकी हाइट कितनी मान लें? हाइट हो जाएगी इसकी, अगर तुम सही से देखोगे तो पता चलेगा, x sin थीटा है, समझे बात? देखो यूज sin थीटा, इट इज perpendicular upon hypotenuse which is x, तो h becomes x sin थीटा। ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे इसके पास एनर्जी थी या नहीं थी ये बताओ मुझे। सर यहाँ पे तो एनर्जी थी, कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्या वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही थी? हाँ सर, कन्वर्ट हुई थी काइनेटिक में। क्या वो फ्रिक्शन आ गया? हाँ सर, फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन आने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन के वर्क में लॉस होने लगी। यहाँ पहुंचे तो वेलोसिटी 0, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी? सर जमीन पे आ गया, पोटेंशियल भी 0। अरे यार, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वो अलग बात है। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन देखते तो सब बराबर आना चाहिए था, पर क्योंकि फ्रिक्शन है तो एनर्जी तो कंजर्व होगी नहीं, लॉस हो जाएगा। यहाँ एनर्जी mgh और यहाँ एनर्जी 0, यानी सारी की सारी एनर्जी फ्रिक्शन के वर्क में चली गई। अब फ्रिक्शन का वर्क कितना है वो देखो, वर्क ऑफ फ्रिक्शन। मैं बिल्कुल ये बातें नहीं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं, इक्वालिटी में उसको एडजस्ट कर लेंगे। फ्रिक्शन का वर्क होगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज x/2, ना कि x। इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, लेकिन अगर इसे बहुत कायदे से देखोगे तो फ्रिक्शन तो सिर्फ इस जगह पर है ना, x/2 डिस्टेंस पे। तो फ्रिक्शन ने फोर्स कब लगाई? x/2, तो फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना? x/2। अब सर फ्रिक्शन कितना है इसकी बातें करते हैं। जब पार्टिकल मूव ही कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक टाइप का हो गया है, यानी यहां लगेगा बेटा आपका mg, इधर लगेगा बेटा आपका mg cos थीटा, और इधर लगेगा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो आप खुद लिख देंगे mg cos थीटा, और इस तरह से फ्रिक्शन की जगह आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, म्यू इंटू एन नॉर्मल, लिखेंगे म्यू इंटू mg cos थीटा इंटू x/2। ये जो फ्रिक्शन का वर्क है उसने एनर्जी का लॉस किया, और कितना एनर्जी का लॉस किया? सर पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई।
यानी टोटल एनर्जी इज लॉस्ट इन द वर्क ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन का वर्क पूरी तरह से mgh के बराबर है। जरा फ्रिक्शन का वर्क कितना निकाला हमने लिखा म्यू mg cos थीटा into x divided by 2 that is equal to mg। h की जगह क्या लिखे बेटा x sin थीटा, तो हमने लिखा x sin थीटा। mg से mg कैंसिल, x से x कैंसिल, तो म्यू की जगह क्या आ सकता है, म्यू को अकेला करिए, 2 को ऊपर भेजिए और sin थीटा लिखा हुआ है उसके नीचे cos थीटा को भेजिए and you will get mu as 2 tan theta and this is our क्यूट आंसर। डिफिकल्ट है बिल्कुल नहीं, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन का थोड़ा आइडिया है तो वो 1 मिनट में हो गया था, समझाने के लिए आई हैव टेकन 2 और 3 मिनट्स। लेकिन अगर जिसको एनर्जी कंजर्वेशन आता है, बेसिक्स आइडिया है, वो अगर क्लियर है तो एनर्जी यहाँ में जो है डिफरेंस वो सारा का सारा लॉस हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच में सवाल दिया गया है उसमें अगर बीच में फ्रिक्शन आ रहा है तो जितना इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होगा वही फ्रिक्शन के वर्क के बराबर होगा। तो जस्ट टेक डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज एंड इक्वेटेड विद फ्रिक्शन का वर्क, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। चलिए अगला देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये भी बड़ा खूबसूरत ट्रिकी क्वेश्चन है, नीट 2017 का सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन भ्रम में डालने वाला है। क्या कहना है, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table, मतलब vertical circle नहीं, horizontal circle। If the particle moves in a circle with speed v and v is constant, यानी UCM कर रहा है बदतमीज, net force on the particle directed towards the center। अब ये खुद ही चीख कर बता रहा है कि जो फोर्स है पार्टिकल पर वो towards the center यानी सिर्फ और सिर्फ centripetal force will be represented by। तो आप इस बात को जानते हैं कि जो नेट फोर्स यानी कि सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² होती है और टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और ये कोई नई फोर्स नहीं है, ये वो फोर्स है जो बाकी सारी फोर्सेस का सम है टुवर्ड्स द सेंटर। जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं उन सबका सम टुवर्ड्स द सेंटर कितना है वो सब मिलने के बाद इतना बनना चाहिए। मतलब मेरे 4 ऑप्शन में ये होना चाहिए, पर सब जहां भी mv²r लिखा हुआ है वहां पर t प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, तो मेरे लिए दोनों काम के लिए यार ये क्या बात है। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जस्ट मेक अ टेबल। इसमें आप इसे लीजिए, बॉब द बिल्डर को बांध दीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करिए एंड जस्ट रिलेट। तो ये चलेगा इस प्रकार से किसी वेलोसिटी v से। तो अंदर क्या लग रही है सर, टेंशन, क्योंकि अंदर लगी टेंशन, दूसरी कोई फोर्स अवेलेबल नहीं। सर mg कहां गया, नीचे। इसे किसने बैलेंस किया, नॉर्मल ने। तो बाढ़ में जाए यार, तो टुवर्ड्स द सेंटर है नहीं, तो टेंशन ही तो है। तो इस वजह से कहा जाएगा टेंशन ही mv²r का रोल प्ले कर रही है। यानी या तो टेंशन लिख लो और या तो mv²r लिख लो। तो हम क्या लिखेंगे, धमाकेदार डी, टेंशन करेक्ट है। तो वो ए और बी जो ऑप्शंस हैं वो बुद्धू बनाने के लिए दिए गए। तो कॉन्सेप्ट बेसिक है, ये आता हो तो बात बन जाती है। अगला सवाल देखिए, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सर्कुलर टाइप का ट्रैक है, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाने की कोशिश करता हूं इस तरह से, और कोई कार जा रही है और उसकी वेलोसिटी ऐसे है और वो बेसिकली ट्रेजेक्टरी जो फॉलो करेगा वो ये फॉलो करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बॉल लटका हुआ है और वो ऐसे घूम रहा है। ये तो कोनिकल पेंडुलम जैसा केस हो गया। तो क्या हुआ, ये a bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter, मतलब स्ट्रिंग जैसा है, and angle made by the wire with the vertical is। इसमें एक फॉर्मूला बिल्कुल फंडामेंटल है और वो होता है tan थीटा इक्वल टू v² अपॉन r इंटू g। जब भी कभी कोई पार्टिकल या पेंडुलम किसी सर्कुलर ट्रैक में घुमाया जाएगा तो वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बनाता है उसका फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू v²/rg होता है। सेम फॉर्मूला काम करता है जब साइक्लिस्ट बेंड होता है, सेम फॉर्मूला काम करता है जब कभी भी बैंकिंग ऑफ रोड आता है। तो हर एक केस में कि वो वर्टिकल से कितना मुड़ना है, रोड को कितना बैंड करना है, साइकिल को कितना टिल्ट करना है, या पेंडुलम कितना दूसरी तरफ भाग जाएगा, उन सारे केसेस में एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है और वो है
tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। इन सारे केसेस में एक फंडामेंटल फॉर्मूला काम करता है, दूसरा नहीं, इसलिए याद रखें। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, कितनी वेलोसिटी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड की, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। अब what is the radius of the track, that is 10, और radius of the track is 10, length is 1 meter। ओके, तो क्या करना है भाई, क्या करना है, लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ ले ली इसकी 1 मीटर, क्योंकि जो बॉब है ना, वो बॉब अपने सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट सर्कल सोचेगा, वो पूरे सर्कुलर रेडियस का सर्कल नहीं सोचेगा, अपने सस्पेंशन पॉइंट के हिसाब से एंगल बनाएगा। तो जो इसका सर्कल होने वाला है वो ऐसे होने वाला है, इसके अबाउट। तो जो रेडियस लेनी है वो धागे की लंबाई के बराबर लेनी है, और जी की वैल्यू तो 10 पकड़ लो। ठीक, ध्यान से देखो, ये 10 इंटू 10, ठीक, जी की वैल्यू कितनी, 10। जो ये आदमी सर्कल करेगा वो यहां से करेगा, टेस्ट करता हूं, दोबारा बनाता हूं, देखो ध्यान से। ये गाड़ी के अंदर है हम लोग, ठीक, ये वर्टिकल लाइन है, बॉब ऐसे है, और ये रुक गया बेचारा थीटा पे। तो बेसिकली बॉब कैसा घूम रहा है इस सर्कल में, एंड रेडियस कितनी है इस सर्कल की, 10 मीटर्स। ये कितना है, 1 मीटर। अगर ये ऐसा सर्कल करता, ऐसा, तो 1 मीटर रेडियस लेते, और अगर ये ऐसा सर्कल कर रहा है तो 10 मीटर रेडियस लेंगे। तो जस्ट टेक 10 मीटर्स ऑफ रेडियस, कटेगा, आंसर आएगा 1। tan थीटा की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 45, 45 मतलब पाई बाई 4, सी ऑप्शन करेक्ट है, आसान सा। और आज के जो भी सवाल थे उन सब की संख्या बच्चों आज खत्म होती है, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चंस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर अच्छा है, बड़ा है, इसके बहुत सारे और भी सवाल आए हैं, तो इनको आज हमने कवर किया है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इसी पर होगा, और इसके बाद थोड़े से और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, और कुछ रीसेंट ईयर क्वेश्चंस ज्यादा लेकर आएंगे, आपको उसमें मजा भी ज्यादा आएगा क्योंकि अभी के सवाल हैं। तो मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, नीट PYQs करेंगे, जिसमें हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के ही क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे एक बार और इससे और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस लाएंगे। हालांकि अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे आपको। तो साउथ सिटी PCMB को नहीं किया है फॉलो और सब्सक्राइब, तो बच्चों कर लें। इट्स अ वेरी गुड चैनल जो काम कर रहा है आपके वेलफेयर के लिए और अच्छे लेक्चर्स दे रहा है। इधर उधर की पंचायत से हटकर आधा घंटा कोर स्टडीज, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, आपको सही ही बातें बताई जाएं, कोई प्रमोशन किसी टाइप की ड्रामेबाजी नहीं है। फिलहाल अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, फिर दिन अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हमें फॉलो करिए और ढेर सारी नीट की तैयारी करिए।